Welcome back, guys. We are continuing our chapter number 8, how do organisms reproduce. So in our last video we have studied about some of the methods how different organisms they reproduce. Now our next topic is spore formation. So this is also a method of reproduction. Even in many simple multicellular organisms, specific reproductive parts can be identified. The thread-like structures that developed on the bread in activity 8.2 above are the hypha of the bread mold. They are not reproductive parts. On the other hand, the tiny blob on a stick structures are involved in reproduction. The blobs are sporangia, which contain cells or spores that can eventually develop into new rhizopus individuals. The spores are covered by thick walls that protect them until they come into contact with the other moist surface and can begin to grow. तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है स्पोर फॉर्मेशन का। तो जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, द स्पोर फॉर्मेशन इन रिजोपस, रिजोपस के अंदर स्पोर फॉर्मेशन कैसे होती है। तो आप जो ऊपर देख रहे हैं पिक्चर के अंदर, वहाँ पे ऊपर जो गोले दिखाई दे रहे हैं आपको डॉट्स, दे आर द स्पोर्स, इनको स्पोर्स कहा जाता है। और ये स्पोर्स जो हैं ये नए इंडिविजुअल्स क्रिएट करने में मदद करते हैं। अब बहुत सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स अलग से होते हैं। जैसे हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि एल्गी जैसे हैं, बैक्टीरिया से, उनके अंदर मतलब वो रिप्रोडक्शन खुद ब खुद अपने तरीके से वो डिवाइड हो जाते हैं सिंगल सेल। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं फॉर द रिप्रोडक्शन ऑल्सो, जिनको हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात करें अगर हम ब्रेड की, तो ब्रेड के ऊपर जो एक मोल्ड रहता है, उसके ऊपर जो एक थिंग रहती है जिसको हम हैफा बोलते हैं, वो जो है एक्चुअल में वो ब्रेड का रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं, मोल्ड का रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है वो। लेकिन इसके ऊपर टाइनी ब्लॉब, गोल दिख रहा है ना आपको ऊपर ब्लॉब जो गोला है, दैट इज एक्चुअली स्पोर। ये स्पोर है और स्पोर जो है इसी से नया, इसके अंदर सेल होता है जिसके ऊपर सेल होता है और स्पोर होते हैं जो कि नए राइजोपस इंडिविजुअल में बदल जाते हैं। अब यहाँ पर पिक्चर में जो आप देख रहे हैं, यानी कि जो ये राइजोपस है जिसको हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। रिजोपस क्या है? इट इज अ ब्रेड मोल्ड, ठीक है, मोल्ड है ये। तो ये क्या होता है, इसमें स्पोर्स होते हैं ऊपर, और स्पोर्स जब भी किसी मॉइस्ट सरफेस यानी कि गीले सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं तो वे उगने लगते हैं, ग्रो होने लगते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा नए रिजोपस इंडिविजुअल्स बन सकते हैं। All the modes of reproduction that we have discussed so far allow new generations to be created from a single individual. This is known as asexual reproduction. अभी तक हमने जितनी भी रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, जो भी हमने टॉपिक्स पढ़े ना, इसके बहुत सारे स्पोर फॉर्मेशन पढ़ा, इससे पीछे और भी बडिंग पढ़ा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सब जो है ये इसमें एक ही इंडिविजुअल इन्वॉल्व है, इसमें दो की जरूरत नहीं पड़ी ना हमको, एक की जरूरत पड़ी। तो ये जो है ऐसे रिप्रोडक्शन जिसके अंदर एक ही इंडिविजुअल की जरूरत पड़ती है, दैट रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको यहाँ पर क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट इसमें यह भी पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दोनों के बीच में आपको अंतर बताना है। तो हमने जो टॉपिक्स अभी पढ़े सारे ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हैं। इसी तरीके से हम अब पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जो कि अगला टॉपिक हमारा। We are also familiar with modes of reproduction that depend on the involvement of two individuals before a new generation can be created. Bulls alone cannot produce new calves, nor can hens alone produce new chicks. In such cases, both sexes, males and females, are needed to produce new generations. What is the significance of this sexual mode of reproduction? Are there any limitations of the sexual mode of reproduction which we have been discussing about? अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, यानी कि जो हमने अभी तक देखा कि एक ही इंडिविजुअल होता है। अब जैसे ये लास्ट में हमने देखा रिजोपस की बात करें तो वहाँ पर ऊपर मोल्ड था, जो ऊपर स्पोर था, स्पोर से नया रिजोपस बन जाता है, ठीक है, ब्रेड मोल्ड। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कभी आपने सुना है कि गाय ने बछड़े को, गाय या एक बुल जो है, बुल अपनी मर्जी से बच्चे को जन्म दे सकता है? मुर्गी दे सकती है अपनी मर्जी से? नहीं। एक डॉग है, वो बच्चों को जन्म दे सकता है? नहीं। तो ऐसे केसेस के अंदर हमको दो चाहिए इंडिविजुअल्स, एक मेल और एक फीमेल। तो मेल और फीमेल दोनों इंडिविजुअल्स की हमें जरूरत पड़ती है। इनको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब हम देखते हैं वाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कि ये क्यों जरूरी है। द क्रिएशन ऑफ two new cells from one involves copying of the DNA as well as of the cellular apparatus. The DNA copying mechanism, as we have noted, cannot be absolutely accurate, and the resultant errors are a source of variation in population of organisms. Every individual organism cannot be protected by variations,
but in a population variations are useful for ensuring the survival of the species. It would therefore make sense if organisms come up with reproductive modes that allowed more and more variation to be generated. अब यहाँ पर कहा गया है कि जो दो नए सेल्स बनते हैं, द क्रिएशन ऑफ टू न्यू सेल्स, जो नए सेल, नया इंडिविजुअल बनता है, हम बात करें यूनिसेलुलर जो अब तक हमने पढ़ा पीछे का टॉपिक, तो वहां पर जो नया सेल बनता है उस प्रोसेस के अंदर एक प्रोसेस होता है कॉपिंग ऑफ डीएनए. डीएनए कॉपी होती है ना. डीएनए क्या है? इट इज जस्ट इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. डीएनए क्या है? इंफॉर्मेशन है. तो हमने देखा कि नए सेल जब दो बनते हैं तो उसमें कॉपिंग ऑफ डीएनए होता है और साथ में सेल्यूलर अपार्टस भी बनता है. पता है ना, एक सेल्यूलर अपार्टस के बारे में मैंने कल बताया था आपको. तो डीएनए कॉपिंग के बारे में हमने देखा, लेकिन हमने ये भी देखा था पिछले वीडियोस के अंदर हमारे कि डीएनए जब कॉपी किया जाता है तो उस समय एक्यूरेट नहीं होता, क्योंकि हर एक बायोकेमिकल जो रिएक्शन होता है वो परफेक्ट नहीं होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं. तो ऐसे में जब डीएनए कॉपी होती है तो उसके अंदर वेरिएशन आती है. नया इंडिविजुअल आएगा तो कॉपी होगा, सेम कॉपी नहीं बनेगी, उसमें थोड़ा वेरिएशन तो रहेगा. ठीक है. अब वेरिएशन के बारे में जैसे आज ये बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर वेरिएशन क्या है, तो वेरिएशन का टॉपिक फिर से एक बार आ गया यहाँ पर, वेरिएशन. अब वेरिएशन जो है वो एक ऐसी पॉपुलेशन के लिए, हर एक पॉपुलेशन के लिए वेरिएशन क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर कुछ ऐसी घटना होती है, जैसे टेम्परेचर चेंज के बारे में हमने बैक्टीरिया वाला एग्जांपल देखा था पिछले वीडियो में, तो ऐसी घटना होती है तो सब जो पूरी पॉपुलेशन के सारे उस स्पीशीज के जितने भी प्राणी हैं वो सब उससे प्रभावित ना हो. कुछ प्राणी जो हैं वो उस सिचुएशन के साथ कोप अप करके, यानी कि उसको झेल जाएं, उसमें जीवित रह पाएं, सर्वाइव कर पाएं. यही मोटिव होता है वेरिएशन का. तो वेरिएशन का मोटिव क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी स्पीशीज के अंदर जो प्राणी है उनके अंदर थोड़ा वेरिएशन क्रिएट करना, ताकि वो किसी भी सिचुएशन को झेल सके. वरना क्या होगा भी, जैसे बैक्टीरिया वाला एग्जांपल देखा था, पानी का टेम्परेचर बढ़ा, उसके अंदर बैक्टीरिया थे, तो फिर टेम्परेचर बढ़ा तो फिर तो सारे मर जाते, सारे के सारे बैक्टीरिया मर जाते. लेकिन उसमें भले 95% मर गए होंगे, हम बोलोगे 98% मर गए होंगे, लेकिन 2% जो बचे हैं बैक्टीरिया, वो 2% बैक्टीरिया उस वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेंगे. दे आर केपेबल ऑफ सर्वाइविंग देयर. ठीक है. और वो जो 2% है वो ही फिर 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और फिर से उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी. अगर वेरिएशन ना हो तो बैक्टीरिया फिर खत्म हो जाएंगे. तो वो पर्टिकुलर तरह के बैक्टीरिया सिर्फ हमारे इतिहास की किताबों में दर्ज होंगे, बाकी हमें दिखेंगे नहीं. ठीक है. तो इसलिए वेरिएशन की जरूरत पड़ती है. While DNA copying mechanism are not absolutely accurate, they are precise enough to make the generations of variation a fairly slow process. If the DNA copying mechanism were to be less accurate, many of the resultant DNA copies would not be able to work with the cellular borders and would die. So how can the process of making variants be speeded up? Each new variation is made in a DNA copy that already has variations accumulated from previous generation. Thus, two different individuals in a population would have quite different patterns of accumulated variations. Since all of these variations are in living individuals, it is assured that they do not have any really bad effects. Combining variations from two or more individuals would thus create new combination of variants. Each combination would be novel, since it would involve two different individuals. The sexual mode of reproduction incorporates such a process of combining DNA from two different individuals during reproduction. अब हमने ये तो देख लिया कि भी वेरिएशन क्या होती है. अब वेरिएशन, अब भाई एक हमने देखा एक बडिंग था, जैसे स्पैरोगेरा ले लो या फिर कोई भी ले लो, आप मोल्ड की बात कर लो, ब्रेड मोल्ड रिजोपस की. अब रिजोपस में से जो बना, अब देखो आप पौधा होता है, जो उस पौधे के जो ऊपर जो फल लगे होते हैं, उस पूरे पौधे के फलों का टेस्ट सेम होगा कि नहीं? तो एक आम के पेड़ लगे हैं 3-4, एक के आम बहुत मीठे हैं तो उसके सारे ही मीठे मिलेंगे आपको, एक के थोड़े खट्टे मीठे हैं तो उसके वैसे ही मिलेंगे. ठीक है. तो वहाँ पे वेरिएशन मिलेगी ज़्यादा, वहाँ ज़्यादा वेरिएशन आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि सबका स्वाद एक जैसा. तो वैसे ही एक पॉपुलेशन के अंदर एक अगर सिंगल इंडिविजुअल उसमें इन्वॉल्व है, अब यहाँ पे हमने देखा रिजोपस किससे बना, वो रिजोपस के ऊपर जो गोल वो बल्ब थे उससे बना ना, वो स्पोर से. तो उन स्पोर से जो नए इंडिविजुअल बनेंगे वो भी इसी का पार्ट होंगे ना, इसके जैसे ही होंगे एग्जैक्टली, सिर्फ थोड़ा बहुत फर्क होगा. कितना फर्क होगा? बहुत ही नाम मात्र, माइनर वेरिएशन देखने को मिलेगी. लेकिन वेरिएशन क्या हमें इतनी सी वेरिएशन चल जाएगी? हो सकता है पॉपुलेशन को बचाने के लिए
ज़्यादा वेरिएशन की जरूरत पड़े हमको, जैसे कि आपको पता है, आप सुनते आ रहे हो, पहले आइस एज थी, स्टोन एज थी, तो आइस एज के समय में तो टेम्परेचर ही बहुत डाउन होता था। हमारे मनुष्य मानव जब शुरू हुआ था, मानव सभ्यता की शुरुआत से देखो तो मानव जो है स्टोन एज में भी जिया, आइस एज में भी जिया, ठीक है, आयरन एज में, तो हर एक एज में वो सर्वाइव कर पाया। तो ये चीज़ हमको बताती है कि वो उस सिचुएशन में कोप अप करने लायक, उस समय तो कपड़े वपड़े भी नहीं होते थे, पत्ते बांध के घूमते थे, ठीक है, तो वो ठंड थोड़ी नहीं लगेगी, उसमें बहुत ठंड होती, लेकिन वो कोप अप कर गए उस सिचुएशन से। वेरिएशन ही है और क्या। तो वेरिएशन थोड़ा ज़्यादा क्रिएट हो, इसके लिए क्या होता है, दो इंडिविजुअल्स ज्वाइन करते हैं। अब देखो, ये समझो कि मेल एंड दिस इज फीमेल, ठीक है, अब इसके अंदर भी डीएनए है, यहाँ भी डीएनए, तो जो नया इंडिविजुअल बनता है वो क्या होता है, बिकॉज ऑफ कॉपिंग ऑफ डीएनए, उसी को बोलते हैं ना, नया ऑर्गेनिज्म जो बनता है तो कॉपिंग ऑफ डीएनए से बनता है। तो यहाँ पर हमने देखा जो यूनिसेल्युलर थे वहाँ पे एक से ही कॉपिंग ऑफ डीएनए होता था और सेल्युलर अपार्टस बनता था और न्यू इंडिविजुअल बनता था, लेकिन यहाँ पर हमने दो लिए, तो इसका डीएनए और इसका डीएनए अलग अलग होगा ही ना। जब वो दोनों डीएनए मिलेंगे और एक तीसरा डीएनए बनेगा तो उसमें वेरिएशन होगी कि नहीं, ठीक है ना। तुमने दो वनीला आइसक्रीम ली, एक स्कूप वनीला का लिया और दूसरे में भी वनीला का लिया, और फिर तुमने दो आदमियों को खिलाया, क्या दोनों को अलग अलग स्वाद आएगा, एक सा ही स्वाद आएगा ना। लेकिन आपने एक वनीला का लिया और एक हमने पिस्ता लिया, बटर स्कॉच लिया, उन दोनों को अलग अलग दिया तो दोनों का स्वाद भी अलग अलग आएगा। तो वैसे ही वेरिएशन में जब दो इंडिविजुअल्स हैं, दोनों के डीएनए जो मिलेंगे तो एक थर्ड यानी कि वेरिएशन क्रिएट होगा, ज़्यादा वेरिएशन क्रिएट होगा, और ज़्यादा वेरिएशन जो है वो किसी भी पॉपुलेशन के सर्वाइवल के लिए उतनी ही ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं अगर वेरिएशन ज़्यादा होगा तो। समझ में आया? बट दिस क्रिएट्स अ मेजर डिफिकल्टी इफ ईच न्यू जनरेशन इज टू बी the combination of the DNA copies from two pre-existing individuals, then each new generation will end up having twice the amount of DNA that the previous generation had. This is likely to mess up the control of the cellular parts by the DNA. How many ways can we think for solving this activity? We have seen earlier that as organisms become more complex, the specialization of tissue increases. One solution that many multicellular organisms have found for the problem mentioned above is to have special lineages of cells in specialized organs in which only half the number of chromosomes and half the amount of DNA as compared to the non-reproductive body cells. This is achieved by the process of cell division called meiosis. Thus, when these germ cells from two individuals combine during sexual reproduction to form a new individual, it results in re-establishment of the number of chromosomes and the DNA content in the new generation. अब यहाँ पर यह भी बोला गया है कि भाई मेल और फीमेल यानी कि दो इंडिविजुअल है, सपोज हम दो इंडिविजुअल बोलते हैं, उन दोनों का डीएनए कॉपी होगा तो ये तो डबल हो जाना चाहिए ना। अब पहले तो भाई एक से ही बन रहा है, पहले हमने ऊपर वाले टॉपिक्स जो पढ़े असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें एक इंडिविजुअल से ही दूसरा इंडिविजुअल बन रहा है ऑर्गेनिज्म, लेकिन यहाँ पर दो है यानी कि डीएनए डबल हो गए, तो इसका मतलब आगे भी डीएनए डबल होगा। तो इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए, अब जो क्रोमोसोम्स रहते हैं जो कि करियर्स होते हैं, जेनेटिकली जो पेरेंट्स से बच्चों के अंदर जो कैरेक्टर्स इनहेरिट करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्रोमोसोम्स, उसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनका नंबर हाफ होता है स्पेशलाइज सेल के अंदर। अब जैसे कि कोई भी इंडिविजुअल है मल्टी सेल्युलर, उसके अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स अलग होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, और बाकी अलग अलग स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज टिश्यूज होते हैं। हमने पढ़ा था सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म, यानी कि अलग अलग सेल से मिलकर, एक ही तरह के सेल से मिलकर बना होता है एक ऑर्गन, टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन एटसेट्रा। तो यानी कि स्पेशलाइज सेल होते हैं अलग अलग कामों के लिए, ठीक है। लेकिन हमने सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखा भी सारे काम वो खुद ही करता है, एक ही सेल का बना होता है, वो खाना पीना, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन सब एक ही से होता है। लेकिन हमारे अंदर स्पेशलाइज सेल होते हैं, यानी कि हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वहाँ पर स्पेशलाइज सेल्स होते हैं। तो ये जो स्पेशलाइज सेल्स होते हैं इनके अंदर यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए भी स्पेशलाइज सेल्स से बना होगा ऑर्गन। तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वगैरह होते हैं जहाँ पर, उसमें क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो आधे होते हैं। कितने होते हैं? आधे। और अमाउंट ऑफ डीएनए होता है ना, वो भी हाफ होता है, एंड हाफ द अमाउंट ऑफ डीएनए, ठीक है। डीएनए कॉपी होता है, ठीक है, क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन दो इंडिविजुअल्स के होने के कारण दोनों के, समझो कि इधर और इधर दो हैं, अब इन दोनों के अंदर आधे आधे होंगे तो मिलके एक हो जाएगा ना, हाफ हाफ है। हमने पहले पढ़ा भी एक ही इंडिविजुअल से दूसरा ऑर्गेनिज्म बनता है यूनिसेल्युलर के अंदर, लेकिन अब इंडिविजुअल दो हो गए, तो अगर हम दोनों के अंदर आधा आधा क्रोमोसोम्स और डीएनए मटेरियल डाल दें तो दोनों को मिलने पे पूरा हो जाएगा कंप्लीट।
तो इस तरीके से इस समस्या को सॉल्व किया गया और इनको कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है सेल डिवीजन के मियोसिस। क्या कहते हैं? मियोसिस। और जब ये जर्म सेल्स हैं, दो इंडिविजुअल्स के कंबाइन होते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू फॉर्म ए न्यू इंडिविजुअल, इससे जो क्रोमोसोम्स और डीएनए की जो संख्या है वो कंप्लीट हो जाती है नई जनरेशन के अंदर पूरी। हाफ हाफ मिले तो नया इंडिविजुअल पैदा हुआ, उसके अंदर कंप्लीट हो गया, वरना डबल नहीं हो जाएगा। समझो कि 10 है तो दोनों मिलकर तो 20 हो जाएंगे वहाँ, लेकिन अगर हम दोनों जगह 5-5 कर दें तो 10, वहाँ भी 10 ही जाएगा। इस तरीके से समझ में आया? If the zygote is to grow and develop into an organism which has highly specialized tissues and organs, then it has to be have sufficient stores of energy for doing this. In very simple organisms, it is seen that the two germ cells are not very different from one another or may even be similar. But as the body design becomes more complex, the germ cells also specialize. One germ cell is large and contains the food stores, while the other is smaller and likely to be motile. Conventionally, the motile germ cell is called the male gamete and the germ cell containing the stored food is called the female gamete. We shall see in the next few sections how the need to create these two different types of gametes give rise to differences in the male and female reproductive organs, and in some cases difference in the bodies of the male and female organisms. तो यहाँ पर कहा गया है कि if the zygote is to grow and develop into an organism, अब अगर zygote मतलब जो ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो जो एक नया सेल बनता है उसको हम जाइगोट कहते हैं, जो पनपता है। तो जाइगोट अगर बनना है और उसको डेवलप होना है एक नए ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसको? जाइगोट को, और उसके स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स और टिश्यूज भी होने चाहिए, फिर ही वो आगे बढ़ेगा। टिश्यूज और ऑर्गन्स होंगे उसके स्पेशलाइज्ड, तो इसके लिए उसके पास सफिशिएंट एनर्जी भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए उसके पास? सफिशिएंट एनर्जी। अब सिंपल ऑर्गेनिजम्स की बात करें हम, जो सिंपल होते हैं, जिनका बॉडी डिजाइन कॉम्प्लेक्स नहीं होता, वेरी सिंपल ऑर्गेनिजम्स, उनके अंदर दो जर्म सेल्स होते हैं। कितने सेल्स होते हैं? दो जर्म सेल्स होते हैं, जो कि या तो एक दूसरे से कम डिफरेंट होते हैं, यानी कि ज्यादा फर्क नहीं होता है दोनों में, या फिर दोनों एक जैसे ही होते हैं लगभग। लेकिन जब बॉडी डिजाइन बदल जाता है, यानी कि सिंपल ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वहां पे दो जर्म सेल्स होते हैं जो लगभग सेम दिखाई देते हैं। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स डिजाइन वाले, बॉडी डिजाइन वाले ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वहां पर एक जर्म सेल जो होता है वो बड़ा होता है और उसके अंदर फूड कंटेंट होता है, फूड कंटेंट, वो फूड स्टोर रखता है। वाइल द अदर इज स्मॉलर, दूसरा कैसा होता है? छोटा, और वो मोटाइल होता है। मोटाइल मतलब मोशन शो करता है। आ रही है बात? जो कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर दो जर्म सेल होते हैं, एक बड़ा होता है जिसके अंदर फूड स्टोर होता है, एनर्जी चाहिए ना जाइगोट को एक ऑर्गेनिज्म में बनने के लिए, तो वो उसके लिए एनर्जी स्टोर होती है एक जर्म सेल के अंदर। और दूसरे जर्म सेल जो होता है वो छोटा होता है साइज में और मोटाइल होता है, यानी कि मूवमेंट शो करता है। जो मोटाइल जर्म सेल होता है, मोटाइल मतलब मोशन शो करने वाला, उसको हम बोलते हैं मेल गैमेट। क्या बोलते हैं? मेल गैमेट। और जो दूसरा होता है बड़ा वाला जिसके अंदर फूड स्टोर होता है उसको बोलते हैं फीमेल गैमेट। ठीक है, मेल गैमेट मतलब जो मूवमेंट शो करता है मोटाइल वाला, और जो छोटा होता है, और जो फीमेल गैमेट उसको बोलते हैं जो बड़ा होता है और जिसमें एनर्जी स्टोर्ड रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों गैमेट्स मिलकर एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं। आगे हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर लोकेटेड इन द फ्लावर। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ये आप पढ़ चुके हो पिछली क्लास में, 8th में शायद पढ़ा, 7th 8th में आप लोगों ने। सेपल्स होते हैं, पेटल, स्टामेन, पिस्टल, स्टिग्मा एटसेट्रा। स्टामेन्स यहाँ देखिए बहुत ही अच्छे से इन्होंने लेबल किया है पिक्चर को, तो पिक्चर पे ध्यान दीजिएगा। स्टामेन्स एंड पिस्टल्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर विच कंटेन द जर्म सेल्स। अब इसमें आपको पता लगा स्टामेन कहाँ है, दिख गया? स्टामेन और पिस्टिल, ये दोनों जो है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाते हैं फ्लावर के। ठीक है, इनको क्या कहते हैं हम? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। इसी के अंदर जर्म सेल्स होते हैं।
What possible function could the petals and sepals serve? The flowers may be unisexual when it contains either stamens or pistil or bisexual. अब फ्लावर्स जो हो सकते हैं वो यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं और बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं, ठीक है। यूनिसेक्सुअल का मतलब दोनों में से एक, या तो उसके पास स्टामिन होगा या पिस्टिल होगा, क्या होगा, या स्टामिन या पिस्टिल, या फिर बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, उसके बाद दोनों ही हो सकते हैं, स्टामिन भी होगा और पिस्टिल भी होगा। बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल पता लग गया, दोनों होंगे तो बाइसेक्सुअल, एक होगा तो यूनिसेक्सुअल। When it contains both stamen and pistil, stamen is the male productive part and it produces pollen grains. अब इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, स्टामेन, याद रखना है आपको, स्टामेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और वो पॉलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करता है दैट आर येलोइश इन कलर। मेल गैमेट, मेल जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो क्या प्रोड्यूस करता है, पॉलन ग्रेन्स। कैसे कलर के होते हैं, येलो, ये याद रखना है। यू मस्ट हैव सीन दिस येलोइश पाउडर दैट ऑफन स्टिक्स टू आवर हैंड्स इफ वी टच द स्टामेन ऑफ अ फ्लावर। आपने कभी देखा है जब हम फ्लावर के स्टामेन को टच करते हैं, ऊपर का पार्ट जो देख रहे हो आप येलो, उसको ऐसे टच करने से हमारा हाथ पीला पीला हो जाता है, तो दैट इज एक्चुअली स्टामेन, जो कि वहां पर क्या दे रहा है हमको, पॉलन ग्रेन्स है। वो क्या है, पॉलन ग्रेन, जो कि येलो कलर का है, ठीक है। पिस्टिल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ अ फ्लावर। पिस्टिल कहां होता है, फ्लावर के सेंटर के अंदर, एंड इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और पिस्टिल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो हमने देखा स्टामेन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और पिस्टिल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इट इज मेड ऑफ 3 पार्ट्स, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। द स्वोलन बॉटम पार्ट इज द ओवेरी, जो नीचे का पार्ट है ना स्वोलन, ओवेरी है। बीच वाला पार्ट जो एलोंगेटेड है, लंबा पाइप की तरह, इज द स्टाइल, लंबा पार्ट है ना पाइप की तरह, उसको स्टाइल बोलते हैं। एंड द टर्मिनल पार्ट विच मे बी स्टिकी इज द स्टिग्मा, और ऊपर का पार्ट जो रहता है टॉप का चिपचिपा सा, उसको हम स्टिग्मा बोलते हैं। द ओवेरी कंटेन्स ओव्यूल्स एंड ईच ओव्यूल हैज एन एग सेल। ओवेरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, क्या होते हैं ओवेरी के अंदर, ओव्यूल्स, और ईच ओव्यूल हैज एन एग सेल, और हर एक ओव्यूल के अंदर एक एग सेल होता है। आप यहाँ पर दूसरे पिक्चर में भी देख सकते हो, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन स्टिग्मा, ठीक है। तो ओवेरी के अंदर ओव्यूल होता है और ओव्यूल के अंदर क्या होते हैं, एग सेल होते हैं। The male germ cell produced by pollen grains fuses with the female gamete present in the ovule। जो मेल जर्म सेल होता है, देखिए मेल और फीमेल बात कर रहे हैं हम, तो मेल जर्म सेल होता है वो, द मेल जर्म सेल प्रोड्यूस्ड बाय पोलन ग्रेन्स, जो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो मेल जर्म सेल प्रोड्यूस करते हैं, और जब वो फीमेल गैमेट के साथ आता है कांटेक्ट में, देन इट प्रोड्यूस ओव्यूल, ओव्यूल बनता है। दिस फ्यूजन ऑफ द जर्म सेल और फर्टिलाइजेशन गिव्स अस द जाइगोट, यानी कि दोनों के मिलने से बनेगा जाइगोट, विच इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू अ न्यू प्लांट। और ये जाइगोट जो है ये नए प्लांट में चेंज हो सकता है, यानी कि न्यू प्लांट इससे बन सकता है। फिर एक बार देख लेते हैं, मेल जो जर्म सेल है वो पॉलन ग्रेन्स जो प्रोड्यूस किए जाते हैं, वो फिर जाकर फीमेल गैमेट है जो ओव्यूल के अंदर, फीमेल गैमेट कहाँ होता है, ओव्यूल के अंदर होता है, उससे मिलता है तो जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट, और जाइगोट से नया प्लांट बनता है। Thus the pollen need to be transferred from the stamen to the stigma. If this transfer of pollen occurs in the same flower, it is referred to as self-pollination. On the other hand, if the pollen is transferred from one flower to another, it is known as cross-pollination. This transfer of pollen from one flower to another is achieved by agents like winds, water and air. अब हमने क्या देखा कि जो pollen grain ऊपर होते हैं स्टिग्मा में, ठीक है, और जो फीमेल पार्ट है उसको हम पिस्टिल बोलते हैं अंदर, यही है ना, ओवेरी में जो होता है जर्म सेल। अब ये जो ऊपर का पार्ट है, ऊपर से नीचे जाएगा तब ये दोनों मिलेंगे और तब जाइगोट क्रिएट होगा, ठीक है। अब इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन। इस दोनों का उत्तर मैं यहाँ पे तुमको दे रहा हूँ। अब ये एक फ्लावर है, इसी फ्लावर के अंदर पिस्टिल भी है और स्टामिन भी है, ऊपर हम बोलो तो, ठीक है। अब स्टामेन्स जो पोलन्स हैं, पोलन ग्रेन्स, वो जब इस पिस्टिल के अंदर जाएंगे, मिलेंगे ओवेरी के अंदर, तो एक जाइगोट बनेगा और नया पौधा, नया प्लांट पैदा होगा। अगर एक ही फ्लावर के अंदर ये दोनों चीज़ें हों, यानी कि ये स्टामिन है और नीचे पिस्टिल है, तो यही फ्लावर के अंदर स्टामिन से पोलन ग्रेन्स, पोलन्स अंदर जाएंगे और पिस्टिल से मिलेंगे एक ही फ्लावर के अंदर। तो इस तरह से जो पॉलिनेशन उसका होता है उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि इसमें एक ही फ्लावर के ऊपर सब कुछ हो गया। लेकिन अगर ये चीज किसी दूसरे
पौधे के साथ होती है, दूसरे फ्लावर के साथ होती है। जैसे लिखा गया है इफ द पॉलन इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, अब एक ही फ्लावर में होता है तो सेल्फ पॉलिनेशन, लेकिन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में अगर ऐसा होता है तो उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन कैसे होगा भाई, क्या कोई व्यक्ति जाके उसको उठा के दूसरे फ्लावर पे लगाएगा क्या? नहीं, वो नेचुरल एजेंट्स के द्वारा होता है, जैसे कि हवा के द्वारा हो सकता है, पानी, बारिश के पानी के द्वारा भी हो सकता है, और इवन एनिमल्स, ये पॉलेंस होते हैं ना, जब एनिमल्स जाते हैं ना तो एनिमल्स की बॉडी का चिपक जाते हैं और दूसरे फ्लावर पे जाके लग जाते हैं, तो इस तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन होता है। अंडरस्टूड? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। आफ्टर द पॉलन लैंड्स ऑन अ सुटेबल स्टिग्मा इट हैज टू रीच द फीमेल जर्म सेल विच इज इन द ओवेरी। अब पॉलन जो है वो स्टिग्मा पे चला गया, समझो कि किसी भी प्लांट का जो है, किसी भी फ्लावर का दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे चला गया, स्टिग्मा पे चला गया, फिर उसको क्या करना है, वो जर्म सेल जो है ओवेरी के अंदर वहां पहुंचना उसका मोटिव रहता है, तभी जाइगोट बनेगा ना। फॉर दिस अ ट्यूब ग्रोज आउट ऑफ द पॉलन ग्रेन्स एंड ट्रेवल थ्रू द स्टाइल टू रीच द ओवेरी। इसके लिए स्टाइल बना है। अब तुमने देखा भाई ऊपर स्टिग्मा पे पॉलन है, नीचे ओवेरी के अंदर जर्म सेल है, अब उसको यहां तक आएगा कैसे, वो जाएगा स्टाइल की मदद से। जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखे ना, पाइप दिख रही है बीच में, पाइप, इसको स्टाइल कहा जाता है, उस स्टाइल के द्वारा ही वो अंदर जाएगा। समझे? आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल। अब फर्टिलाइजेशन जब दोनों मिल जाएंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट जो है वो कई बार डिवाइड होगा। क्या होगा? वो कई बार डिवाइड होगा टू फॉर्म एन एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर ही एम्ब्रियो बनाने के लिए वो कई बार डिवाइड होगा। जाइगोट जो बना है ना, वो जाइगोट कई बार डिवाइड होगा एम्ब्रियो बनाने के लिए विद इन द ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर, यानी कि ओवेरी के अंदर नीचे। द ओव्यूल डेवलप्स अ टफ कोट एंड इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू ए सीड। ओव्यूल जो है ना, ओव्यूल वो धीरे धीरे उसके ऊपर एक कोट बनने लगता है, टफ कोट। बीज के ऊपर कैसा कोट होता है? ऊपर बीज के ऊपर एक सख्त हिस्सा होता है ना ऊपर का, वो एक सख्त हिस्सा बनने लगेगा और वो एक सीड में बदल जाएगा। द ओवेरी ग्रोज रैपिडली एंड राइपन्स टू फॉर्म अ फ्रूट। और फिर ओवेरी जो है, जो अंदर का पार्ट आपको दिख रहा है ना, ओवेरी लिखा है, ओवेरी जो है वो धीरे धीरे बड़े होने लगेगी, यानी कि ग्रो होने लगेगी और पकने लगेगी, फ्रूट पक जाएगा। फूल जो है, आप देखो टमाटर के पौधे पे भी फूल लगता है, फूल के बाद ही उसमें टमाटर बनना शुरू होता है। टमाटर के अंदर क्या होते हैं? बीज होते हैं। अब वो टमाटर को हम खा लेते हैं, बात अलग है, वरना वो पककर क्या होगा, वो टमाटर खराब हो जाएगा, फट जाएगा, नीचे गिर के टूट जाएगा, बीज नीचे बिखर जाएंगे, फिर नया पौधा उग जाएगा। ठीक है, तो बीज बना, बीज के बाद क्या होगा, वो बीज जो है वो धीरे धीरे पकने लगेगा, ओवेरी जो है ग्रो होने लगेगी और पूरे फ्रूट में बदल जाएगी। ठीक है, मीनवाइल द पेटल, सेपल, स्टामेन, स्टाइल एंड स्टिग्मा में श्रिवल एंड फॉल ऑफ। और इसी दौरान जो फ्लावर के बाकी पार्ट्स हैं, हमने पढ़े थे ना पार्ट्स, जो भी इसमें आ गया, स्टामेन, स्टिग्मा, सेपल, स्टाइल एटसेट्रा, वो सब सूख के गिर जाएंगे। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड एनी फ्लावर पार्ट still persisting in the fruit? Try and work out the advantages of seed formation for the plant. The seed contains a future plant or embryo which develops into a seedling under appropriate condition. This process is known as germination. Seed जो है उसके अंदर वो कैपेसिटी होती है, वो नए प्लांट, हम प्लांट्स नए कहाँ से उगाते हैं? सीड की मदद से उगाते हैं। ठीक है, तो सीड के अंदर जो फ्यूचर होता है प्लांट का, यानी कि एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो जो है वो सीडलिंग्स में डेवलप होता है एप्रोप्रिएट कंडीशन के अंदर। आप पौधा ऐसे नहीं उगा सकते हो, उसको पानी देना पड़ेगा, सनलाइट चाहिए। पता नहीं जूनियर क्लास में हमने एक्सपेरिमेंट किया था, एक बीज को हमने चने डाले थे, उसको एक को हमने लाइट नहीं दी, एक को पानी नहीं दिया, एक को सॉइल नहीं मिली, तो वो फिर उगेगा नहीं। जिसको सब चीज़ें प्रॉपरली मिलेंगी वही उग पाएगा। प्रॉपर कंडीशन के अंदर ये जर्मिनेट होगा और इस प्रोसेस को कहा जाता है जर्मिनेशन। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। अब ये फाइनल टॉपिक है शायद हमारा, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग। So far we have been discussing the variety of modes that different species use for reproduction. Let us now look at the species that we are most interested in, namely humans. Humans use a sexual mode of reproduction. How does this process work? Let us begin at an apparently unrelated topic. All of us know that our bodies change as we become older. You have learned changes that take place in our body earlier in class 8th also. We noticed that our height has increased continuously from early age till now. We acquire teeth, even lose the old so-called milk teeth and acquire new ones.
अब यहाँ पर जो मेन हमारा जो टॉपिक है जिसके बारे में काफ़ी मतलब हम मेन जो इस पृथ्वी के ऊपर शीर्ष पे जो प्राणी है वो मनुष्य है, तो मनुष्य के अंदर रिप्रोडक्शन किस प्रकार होता है उस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। हमें पता है जब हम बचपन से बड़े होते हैं, एक बच्चा पैदा होता है तो बिल्कुल छोटा सा होता है, कुछ 2.5 से 3 किलो 4 किलो का होता है, उसके बाद कैसे वो एक बड़े इंडिविजुअल में चेंज हो जाता है धीरे धीरे, दांत आते हैं, पुराने गिर जाते हैं, नए आते हैं, हाइट बढ़ती है, शरीर बढ़ने लगता है, कोई व्यक्ति एकदम स्लिम होता है, ऐसा लगता है कि यार ये तो 8 साल का बच्चा है, ऐसा लग रहा है 10वीं में आके, लेकिन 12वीं में आता है तो वो एकदम मुस्टंडा हट्टा कट्टा बन जाता है। तो ये चेंजेस आते हैं बॉडीज़ के अंदर। All of these are changes that can be grouped under the general process of growth in which the body becomes larger, but in early teenage years a whole new set of changes occur that cannot be explained simply as body enlargement. Instead, the appearance of the body changes, proportions change, new features appear and so do new sensations. अब ये तो हमने देखा कि जनरल चेंजेस है, ग्रोथ, बड़े होना, वो तो एक जनरल चेंज है, लेकिन इसके अलावा बॉडी के बड़े होने के साथ साथ अपीयरेंस में भी बदलाव आता है, देखने में भी। अब जैसे तुम छोटे में दिखाई देते थे अभी वैसे ही दिखाई देते हो, काफ़ी बदलाव आ गए। कुछ बच्चे तो पता है तुम्हारे दोस्त तुमसे बिछुड़ जाए कभी, या शिक्षकों को, अब जैसे आई एम टीचर तो मुझे बहुत सारे बच्चे हमारे जो आज से 10 साल पहले जिनको पढ़ाया था, अब वो आगे मिले तो हम तो पहचानते ही नहीं कौन है ये, फिर वो याद दिलाता है, अरे भाई तू तो एकदम मासूम सा लड़का था यार, छोटा सा, और अभी देखा दाढ़ी मूछे है, जंगली बन गया। तो ये चेंजेस आते हैं ऐसे, ठीक है। Some of these changes are common to both boys and girls. We begin to notice thick hair growing in the new parts of the body such as armpits and the genital area between the thighs, which can also become darker in color. Thinner hair can also appear on legs and arms as well as on the face. The skin frequently becomes oily and we might begin to develop pimples. We begin to be conscious and aware of both our own bodies and those of others in new ways. अब ये तो चेंजेस हमने देख लिया, अभी ग्रोथ होना। इसके अलावा कुछ कॉमन चेंजेस ऐसे भी रहते हैं, ये तो कॉमन चेंजेस थे बॉडी के अंदर, लेकिन कुछ और भी चेंजेस आते हैं। जैसे कि छोटे होते हैं तो हमारी बॉडी के ऊपर बाल नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे हम ग्रो होते हैं तो हमारी बॉडी पे बाल आने लगते हैं, दाढ़ी मूछें उगाती हैं, ठीक है, होता है ना, हाथ पे पैर पे भी बाल आने लगते हैं। तो ये हमारा एक कॉमन चेंजेस हैं जो कि हमें देखने को मिलता है। फिर स्किन हमारी ऑयली होने लगती है। बहुत सारे बच्चों की देखना, जब आप ग्रो हो रहे हो यानी कि टीनेज क्रॉस करोगे, अराउंड टीनेज में पहुंचोगे, तो आपको ऑयली स्किन हो जाएगी और चेहरे पे पिंपल्स होने लगते हैं। और आपने देखा होगा हमारा जो ज़्यादातर समय है वो शीशे के सामने ही बीतता है बाल वाल बनाने में। कुछ बच्चे अभी हर एक तो वैसा नहीं होता, खैर भाई 90% 95% बच्चे ऐसे ही होते हैं, बाल वाल बड़ा स्टाइल झाड़ने लगते हैं, फिर सोचते हैं मेरे बाल मेरे को ऐसे कटवाने हैं, मेरे को चेहरे पे फेयर एंड हैंडसम लगानी है, शाहरुख खान वाली, ऐसी ऐसी मतलब हरकतें होती हैं। लड़कियां भी काफ़ी कॉन्शियस हो जाती हैं अपने लुक के बारे में, ठीक है। वो स्कूल में नहीं देखा है, 7वीं 8वीं 9वीं के बच्चे फिर ऐसे लटें छोड़ के आती हैं बालों के आगे लटका के, कोई ऐसे पोनी टेल बोला, एक दो बोला होता है चोटियाँ करने को, एक करके आएंगी, क्योंकि वो लुक के बारे में कॉन्शियस हो जाती हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें जनरेट होने लगती हैं। On the other hand, there are also changes taking place that are different between boys and girls. In girls, breast size begins to increase with darkening of the skin and the nipples at the tips of the breast. Also, girls begin to menstruate around this time. Boys begin to have new thick hair growth on the face and their voices begin to crack. Further, the penis occasionally begins to become enlarged and erect either in daydreams or at night. अब दूसरे चेंजेस की बात करें इसमें, तो चेंजेस लड़कों और लड़कियों के अंदर अलग अलग आते हैं। जैसे कि गर्ल्स जो हैं उनकी बॉडी के अंदर ब्रेस्ट डेवलप होने लगती हैं और निपल्स डेवलप होने लगते हैं और उनका जो साइज जो टिप्स के ऊपर रहता है वो डार्क होने लगते हैं। वैसे ही गर्ल्स के अंदर एक और जो चेंज आता है वो आता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल इनका शुरू हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है। बॉयज़ की बात करें तो दाढ़ी मूछें आ जाती हैं, आवाज़ भारी हो जाती है, काफ़ी एकदम फटे बांस की तरह आवाज़ हो जाती है ज़्यादातर लोगों की, ठीक है। और इसके अलावा जो पेनिस है वो भी एनलार्ज साइज में उसके भी बढ़ोतरी होती है एंड इवन समटाइम्स इट्स स्टार्ट्स erecting also in the daydreams or even at night also. All of these changes take place slowly over a period of months and years. ये सब चीज़ें धीरे धीरे होती हैं महीनों और सालों के बाद। They don't happen all at the same time in one person, nor do they happen at an exact age. In some people they happen early and quickly, while in others they can happen slowly. कुछ लोगों के अंदर ये जल्दी भी हो सकती हैं, कुछ लोगों में थोड़ा समय भी लग सकता है, एग्जैक्टली सेम टाइम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, thick hair on the face in boys appear in a few scattered hairs first and only slowly does the growth begin to become uniform. Even so, all these changes show difference between people
Just as we have differently shaped noses and fingers, so also we have different patterns of hair growth or size and shape of breast or penis. All of these changes are aspects of the sexual maturation of the body. अब जो हमारी बॉडी जो है वो टोटल सेम नहीं होती। अब दाढ़ी देखो, कुछ लोगों की तो कम उम्र में ही, जैसे तुम्हारे साथ 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे जो दाढ़ी आ गई होगी अच्छे से, उसको शेव करके स्कूल में टीचर रोज पकड़ते हैं, भाई दाढ़ी वाड़ी बना के तो अंकल लग रहा है एकदम, ऐसा लगता है 10वीं का बच्चा नहीं, ये कॉलेज का बच्चा है। तो वो चीज़ें हमें देखने को, लेकिन किसी के अंदर दाढ़ी बहुत हल्की आती है, किसी को नहीं भी आती है थोड़ी थोड़ी। तो ये चेंजेस हैं। बाकी बॉडी के जो साइज़ है या अलग अलग पार्ट्स हैं उनके डेवलपमेंट में भी काफ़ी डिफरेंस रहते हैं, यानी कि सबका सेम रहता है ऐसा नहीं है। Why does the body show sexual maturation at this age? We have talked about the need for specialized cell types in multicellular bodies to carry out specialized functions. The creation of germ cells to participate in sexual reproduction is another specialized function, and we have seen that plants develop special cells and tissue types to create them. Human beings also develop special tissues for this purpose. However, while the body of the individual organism is growing to its adult size, the resources of the body are mainly directed at achieving this growth. While that is happening, the maturation of the reproductive tissue is not likely to be a major priority. Thus, at the rate of general body growth begins to slow down, reproductive tissues begin to mature. This period during adolescence is called puberty. अब बॉडी का जो ग्रोथ है वो तो हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो अदर बॉडी की ग्रोथ, अब देखिए हम निरंतर बढ़ते रहे फिर तो हम जायंट की तरह हो जाएंगे ना, वो एकदम ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े जायंट बन जाएंगे, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद बाकी ग्रोथ है वो रुक जाती है और जनरल बॉडी ग्रोथ वो डाउन हो जाती है, कम हो जाती है। फिर शुरू होती है रिप्रोडक्टिव टिश्यूज मैच्योर होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? रिप्रोडक्टिव टिश्यूज जो हैं वो मैच्योर होने लगते हैं और इस पीरियड को कहा जाता है पुबर्टी। पढ़ा था हमने शायद 9th और 8th में भी। So how do all the changes that we have talked about link to reproductive process? We must remember that the sexual mode of reproduction means the germ cells from two individuals have to join together. This can happen by the external release of germ cells from the bodies of individuals as happen in flowering plants, or it can happen by two individuals joining their bodies together for internal transfer of germ cells for fusion, as happens in many animals. If animals are to participate in this process of mating, their state of sexual maturity must be identifiable by other individuals. Many changes during puberty, such as new hair growth patterns, are signal that sexual maturation is taking place. अब हमने देखा कि पुबर्टी की एज रहती है, उसके बाद जो भी हम बात करें अगर हायर लेवल इंडिविजुअल्स की, तो वहाँ पर दो इंडिविजुअल्स की जरूरत पड़ती है। अब दो इंडिविजुअल्स की जरूरत पड़ती है तो ऐसे में होता क्या है कि वो दोनों दो जर्म सेल्स हैं, एक वहाँ है और दूसरा यहाँ है, तो दोनों जर्म सेल्स जो आपस में ज्वाइन होंगे, आपस में मिलेंगे, तब एक न्यू इंडिविजुअल बनेगा। अब दो जर्म सेल्स के मिलने के लिए क्या है, देखो जैसे हमने फ्लावर में देखा था, फ्लावर में स्टिग्मा के द्वारा वो अंदर चला गया था, स्टिग्मा से वो ट्यूब जो थी स्टाइल के द्वारा अंदर चला गया था ओवेरी में। वैसे ही आप अलग अलग प्राणियों में देखिए, ठीक है। तो ये तो दोनों सेल्स हैं, ये किसी न किसी तरीके से दोनों मिलाने जरूरी होते हैं, उसके बाद ही न्यू इंडिविजुअल जो है वो क्रिएट होता है। जैसे कि बहुत सारे एनिमल्स के अंदर ऐसा किया जाता है, ठीक है। इसको मेटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेटिंग। जैसे कि बुल और काव जो है उनको मेटिंग कराई जाती है, उसके बाद ही जो काव है वो गाय जो है वो अपने बछड़े को जन्म देने के लिए तैयार हो पाती है। तो जो मेटिंग के दौरान ही ये जो जर्म सेल्स हैं दोनों के, यानी कि बुल का जो जर्म सेल रहता है वो काव के बॉडी में इंसर्ट किया जाता है, उसकी बॉडी में पहुंचाया जाता है, फिर वो दोनों सेल जर्म सेल जब मिलकर जाइगोट बनाते हैं और फिर नया इंडिविजुअल पैदा होता है, फिर कहीं जाके काव पैदा होता है। तो इसके लिए एक चीज़ जरूरी है कि सेक्सुअल मैच्योरेशन जरूरी है, यानी कि सेक्सुअल मैच्योरिटी जरूरी है। और वो कैसे पता लगेगा? जैसे कि अब बात करें भी इंसानों की बात करें, लड़कों में मैच्योरिटी का एक साइन होता है कि दाढ़ी मूंछ आना, तो वो साइन है कि ही इज मैच्योर नाउ। On the other hand, the actual transfer of germ cells between two people needs special organs for the sexual act, such as the penis when it is capable of becoming erect. In mammals such as human, the baby is carried in the mother's body for a long period and will be breastfed later. The female reproductive organ in breast will need to mature to accommodate these possibilities. अब ये तो बात की हमने इसके बारे में। अब हमने ये देखा भी एक्चुअल में दो जर्म सेल्स के ट्रांसफर होना चाहिए, जब दोनों मिलेंगे तभी न्यू इंडिविजुअल क्रिएट होगा। तो ऐसे में इस एक्ट को हम कहते हैं सेक्सुअल एक्ट। इसके लिए स्पेशल ऑर्गन्स भी रहते हैं,
ये मेल्स और फीमेल्स दोनों की बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स रहते हैं जिनको हम स्पेशलाइज्ड सेक्सुअल ऑर्गन्स कहते हैं। तो हम ह्यूमंस की बात करें तो बेबी जो है वो मदर यानी कि माँ अपने पेट में रखती है। हमें पता है कि 9 महीने तक बच्चा जो है माँ के पेट में रहता है लगभग, और उसके बाद बच्चा जब जन्म हो जाता है तो बच्चे को माँ जो है ब्रेस्ट फीडिंग करती है यानी कि दूध पिलाती है, ठीक है ना। तो इससे हमें एक चीज पता लगती है कि मदर जो है उसकी मेच्योरिटी कब होगी, जब वो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो एकदम मेच्योर होंगे, तब जब वो बच्चे को दूध पिलाने लायक होगी तभी। हम सिंपली एक इसीलिए जो है मतलब मेच्योरिटी होना जरूरी है, क्योंकि बच्चा जो है वो इंडिविजुअल जो क्रिएट होगा, न्यू ऑर्गेनिज्म जो बनेगा, उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक तो मैच्योरिटी चाहिए एज की, तो एज मैच्योरिटी कंप्लीट होनी चाहिए, उसके बाद ही उस बच्चे को, उस ऑर्गेनिज्म को आप प्रॉपर्ली टैकल कर सकते हो, उसकी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हो। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ये सब हम पढ़ेंगे अपने नए वीडियो के अंदर।